नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। रोज हम लेकर के आते हैं दोपहर को 3 बजे। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसकी दस्तक 2024 में भी सुनाई देगी। सबसे पहले बात आज हम करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में चुनावों को लेकर के सियासी खेला लगातार जारी है। सबसे पहले हम बात करेंगे ईआरसीपी परियोजना की, यानी कि पूर्वी राजस्थान की ये नहर परियोजना। ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। राजस्थान के 13 जिलों को सिंचाई और पेयजल के लिए पानी पहुंचाने के लिए तैयार किए जाने वाले इस प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो गई है। क्योंकि 13 जिले हैं, 13 जिले की 83 विधानसभा सीटें हैं जिस पर सीधे तौर पर इसका प्रभाव है, जिसके नाम पर दोनों ही दल सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। वसुंधरा ने शुरू किया, गहलोत ने आगे बढ़ाया, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया, तो अब दोनों आमने सामने हैं। जहां इस वक्त कांग्रेस के पास 49 इसी बेल्ट से हैं, बीजेपी के पास 25 सीटें हैं, आरएलडी के पास 1 और 7 पर निर्दलीय विधायक है। वहीं बीजेपी खेमे में वसुंधरा खेमे को लेकर के दूसरी जो हम स्टोरी डिस्कस करेंगे, डैमेज कंट्रोल की कोशिशें लगातार जारी हैं। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि जिन तमाम बड़े चेहरों को टिकट दिया गया है, वसुंधरा का प्रभाव इन सीटों पर बीजेपी का खेल ना बिगाड़ दे। वहीं कांग्रेस में गहलोत को लेकर के गुटबाजी की खबरें नहीं थम रही, जिसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। किस्सा कुर्सी का में आज सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के चुनाव के लगे। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब बने। अब तक हमने 11 अर्धशासकीय पत्र भारत सरकार को भेजे और भारत सरकार के साथ में हमारी लगातार वार्ताएं भी हो रही, मीटिंग भी हो रही है। बड़ी दुख की बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी राजस्थान में आए और 2 बार ईआरसीपी को प्रारंभ करने की बात कही। कहने के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी और राजस्थान के जल शक्ति मंत्री जी इस बात के लिए मुकर गए और बार बार ये बात कही जा रही है कि राजस्थान सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से अपनी सहमति लेनी चाहिए, एनओसी लेनी चाहिए। जबकि वसुंधरा जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गौड़ साहब की अध्यक्षता के अंदर ये निर्णय हुआ है कि राजस्थान का हिस्से का पानी राजस्थान उपयोग करे और मध्य प्रदेश के हिस्से का पानी मध्य प्रदेश उपयोग करे। मध्य प्रदेश ने उस समझौता के अनुसार अपने मध्य प्रदेश के अंदर अपने डैम बना लिए और जब भारत सरकार हमको मदद नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। हमारे साथ हैं आलोक मेहता, हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर, हमारे साथ अरविंद मोहन हैं, हमारे कंसल्टिंग एडिटर हिमांशु भट्ट हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मनु शर्मा भी, जो कि राजस्थान से मेरे वरिष्ठ सहयोगी। मनु जी, सबसे पहले मैं ग्राउंड पर आपके पास आना चाहता हूं। क्या अगर मैं ये कहूं, क्या ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक वक्त पे जब हरियाणा में ऐसा होता था कि SYL यानी कि नहर और पानी एक इतना बड़ा इशू बन जाता था कि वहाँ पर जो है सरकार पलट भी जाया करती थी और सरकारें जो है आया जाया करती थी पानी को लेकर के, SYL को लेकर के, बाकी राज्यों के साथ लड़ गए, दिल्ली को लेकर के। क्या ईआरसीपी नहर परियोजना लगभग उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ बात की जा रही कि अगर मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश जो पानी अगर नहीं रोका होता तो गहलोत जो है ईआरसीपी पूरी कर देते? देखिए सचिन, बताना चाहूँगा ईआरसीपी का जो मुद्दा बनाया जा रहा है इसके पीछे कुछ कारण हैं। सबसे बड़ा कारण अगर माना जाए तो सचिन पायलट इसका एक बड़ा कारण है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं जिसके ऊपर सीधे तौर पर उनका असर है, पिछली बार जहां भाजपा का सुपड़ा साफ करने में सबसे बड़ा रोल जो अदा किया वो सचिन पायलट ने किया था, तो सीधे तौर पर उनका असर था। वहाँ से गुर्जर समुदाय के काफ़ी संख्या के अंदर विधायक जीत करके विधानसभा तक पहुँचे थे। जब से मानेसर की घटना हुई उसके तुरंत बाद से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मुद्दे को कैप्चर किया और सीधे तौर पर इस मुद्दे को उठाया और हर भाषण में, हर जगह जहां पर प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे सरकारी कार्यक्रम में, इसको उठाने की कोशिश की है। कारण ये है कि जब सचिन पायलट ने दूरियां बना ली तो इस बेल्ट से
कांग्रेस को फायदा दिलाने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है, इसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पता था और इसी कारण से उन्होंने इसको सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है राजस्थान के अंदर। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि अगर सचिन पायलट जो आज की तारीख में कुछ साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनका जो समुदाय है, गुर्जर समुदाय के लोग हैं, वो सीधे तौर पर आज भी अब कांग्रेस के साथ में लगते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसके कारण से इसको एक बड़ा मुद्दा बना करके मैदान में उतरने की कोशिश में है कांग्रेस। एक सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। दूसरी बात है कि राजस्थान से ही जल संसाधन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके ऊपर हमलावर होना कांग्रेस के लिए एक सबसे बड़ी जो बात है कि उन्होंने राजस्थान के होते हुए राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना को केंद्र के प्रवर्तित योजनाओं में शामिल नहीं करा पाए। ये एक बड़ा मुद्दा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको डिफेम करने के लिए बनाना चाहते हैं। ये एक दो बड़े जो कारण हैं इस परियोजना को इस चुनावी समर में शामिल करने का, कि यहाँ से अगर ये दोनों मुद्दे अगर उठते हैं तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता है। यानी सचिन पायलट से जो खामियाजा पार्टी उठा सकती है इस बार, उसको पूरा करने के लिए क्या कुछ हो सकता है, एक तो बड़ा कारण ये है। दूसरा बड़ा कारण जो मैंने आपको बताया, गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान से ही है और उनके ऊपर सीधे तौर पर यह आरोप लगाना कि वो केंद्र में रहते हुए, सरकार के अंदर शामिल रहते हुए, फिर भी राजस्थान की इस बड़ी योजना को उन्होंने केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में शामिल नहीं करा पाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने खुद के बजट में इस बार 14,000 करोड़ रुपए का इसका प्रावधान रखा, जिसमें से कुछ पैसा अभी वो सैंक्शन भी किया है उन्होंने 1,000 करोड़ के आसपास का, लेकिन सीधे तौर पर राजस्थान सरकार इस परियोजना को पूरा नहीं कर सकती है, यही वो दिखाना चाहते हैं। जी, अब एक कमेंट आपसे लेता हूं, फिर उसी क्वेश्चन को लेकर के मैं आलोक जी के पास जाऊंगा, एक कमेंट्स लूंगा। वो कमेंट ये है कि एक तो आपने कहा कि पूर्वी राजस्थान, जाहिर सी बात है मीणा और गुर्जर का प्रभाव ज़्यादा है। पिछली बार भी फेस होने के बावजूद भी सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया गया, इस कारण से जो है गुर्जर खिसक सकते हैं और जो है वोट बैंक जो है वो जा सकता है। उसकी काट के लिए ईआरसीपी जो है खड़ा किया गया, नहर परियोजना लगातार अशोक गहलोत कहते रहे हैं। दूसरा ये कि क्या, क्योंकि भीतर खाने खबरें यही हैं कि क्या ये अशोक गहलोत के खेमे में भी हो रही गुटबाजी से ध्यान हटाने की कोशिश है। यानी कि गोविंद सिंह डोटासरा एक बड़े नेता हैं लेकिन नाम सामने नहीं आया, यहाँ जो आला कमान से बड़े नेता आए वो कैंपेन में नजर नहीं आ रहे हैं, जितना भी कैंपेन है वो सिर्फ अशोक गहलोत। अब यहाँ पर जो पार्टी चाह रही है कि जैसे गोविंद सिंह डोटासरा है और जो बड़े नेता हैं वो किस तरीके से हैं, तो ये जो गुटबाजी है ये कितनी बड़ी जो है वो बन सकती है काट गहलोत के लिए। देखिए सचिन, 98 के चुनावों से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में लगातार चुनाव जो है होते हुए आ रहे हैं। जब सबसे पहला चुनाव था वो तो परसराम मदेरणा के नाम पर लड़ा गया, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से लगातार, चाहे पार्टी ने उनको फेस घोषित किया हो नहीं किया हो, लेकिन हर बार ये रहता था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही बनेंगे। यही एक बड़ा कारण रहा कि दूसरे जो सेकंड लाइनर नेता हैं राजस्थान के अंदर वो आगे नहीं बढ़ पाए। दूसरी ओर हमेशा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जाट समाज के विरोधी होने का एक टैग जो है उनके ऊपर हमेशा से लगता रहा। आज जो है सबसे बड़ी बात है कि जो गोविंद सिंह डोटासरा, जिसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट का जब मानेसर का मुद्दा हुआ उसके बाद खुद उन्होंने उसको अध्यक्ष बनवाया, उसके बावजूद भी आज जो हालात बने हुए हैं उसके अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं राजस्थान सरकार में वापस से सरकार रिपीट करने के लिए। पूरा चाहे संगठन हो, चाहे इसके अलावा हरीश चौधरी, मान लीजिए हरीश चौधरी पंजाब के प्रभारी रहे हैं, पिछले 6 महीने में उन्होंने राजस्थान सरकार के खिलाफ में लगातार आंदोलन भी किए हैं। ओबीसी का एक बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया, ओबीसी का वर्गीकरण का मुद्दा उन्होंने उठाया, सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की। सेकंड लाइनर जो नेता है अब आज उनको लगने लगा है कि केवल एक अकेले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर चुनाव लड़ती है पार्टी और उनको आगे नहीं किया जाता है। तो अब की बार कहीं ना कहीं दिल्ली से भी सूत्रों के हवाले से इस तरह की जानकारी है कि एक जो सेकंड लाइनर नेता है इनको आगे करने के लिए पार्टी ने ये भी रखा है कि एक दबाव बनाने की कोशिश रहे। लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं, वो ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने जो मुद्दा उठाया वो साफ तौर पर यह है कि यहाँ पर राजस्थान के अंदर सरकार ने जो प्रचार प्रसार का काम रखा राजस्थान सरकार का, वो एक डिजाइन बॉक्स कंपनी को दिया हुआ है, सीधे तौर पर वो सारा काम देख रही है। लेकिन केवल उन्होंने सरकार के कामकाज का प्रचार किया, पार्टी का प्रचार नहीं किया। इस मुद्दे को लेकर के बैठक के अंदर जो बैठक हुई उसके अंदर जो कंपनी थी उसके प्रतिनिधि और खुद गोविंद सिंह डोटासरा के बीच के अंदर कहासुनी भी हुई। ये सारी बातें दिल्ली तक पहुंची है। इन मुद्दों को लेकर के लगातार
केंद्र का जो नेतृत्व है कांग्रेस का वो इसको वॉच कर रहा है और इन सभी मुद्दों को लेकर के आज की तारीख में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो निर्णय हुए इन दिनों के अंदर, जो एक केसर सिंह जिसको आरपीएससी का मेंबर बना दिया गया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद उसके ऊपर बैकफुट के अंदर आए। उन्होंने माफी मांगी कि उनकी पूरी जानकारी में नहीं था किसको मेंबर बना दिया गया है। जब आरपीएससी जिस मामले को लेकर के पेपर लीक के इतने बड़े मामले चल रहे हैं, ऐसी उस हालात के अंदर आप बिना जाने पहचाने किसी को अगर आरपीएससी का मेंबर बना रहे हैं जिसके ऊपर तमाम उनके खुद कांग्रेसी नेता सवाल उठा रहे हैं, ऐसी स्थिति के अंदर खुद उनको बैकफुट आना पड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक साफ तौर पर दर्शा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं खुद अकेले इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अब राजस्थान के अंदर जो बड़े नेता हैं, आज की तारीख में जब ईआरसीपी को लेकर के इतनी बड़ी सभा हो रही है 12 के अंदर, खुद सचिन पायलट वहां मौजूद नहीं है। पूर्वी राजस्थान की इतनी बड़ी सभा, वहां पर सचिन पायलट मौजूद नहीं है। मैं उसी पर आ रहा था, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा जो, जी बिल्कुल, हाँ मैं उसी पर आ रहा था कि पूर्वी राजस्थान की इतनी बड़ी सभा हो रही है, सचिन पायलट उसमें मौजूद नहीं है। हरीश चौधरी जो है वो अलग तरीके से उन्होंने ओबीसी का जो अपना आंदोलन उठाया, कहीं ना कहीं वो सरकार के खिलाफ था। वहीं अगर हम पीछे से इसको कहीं जोड़ दें, आलोक सर मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। आप कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री पद भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, टिकटों की बांट भी अपने साथ रखना चाहते हैं, फिर उसके बाद आला कमान पर दबाव भी बनाते हैं कि दोनों चीज़ें मैं साथ रखूंगा। सचिन पायलट बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है आप कहीं ना कहीं ब्लैकमेल की स्थिति में आ जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं राजस्थान में मुख्यमंत्री कि मैं खुद ही बना रहूंगा। और उसके बाद से लेकर के अब चुनावों के इस मोड़ पर यह सियासत कैसे देख रहे हैं सर, ये कितना नुकसान हो सकता है? क्योंकि एज यहां पर तमाम ओपिनियन पोल्स बीजेपी को दिखा रहे हैं। सचिन जी, ये बात हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अशोक गहलोत एक संगठन के व्यक्ति, इसमें कोई शक नहीं, और वो सचिन पायलट तो युवा हैं उनके मुकाबले में, और इसलिए राजेश पायलट के जमाने से दोनों के बीच, राजेश पायलट तो मूलतः उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन उनको राजस्थान भेजा गया और चुनौती के साथ वो काम करते रहे, और वो बाद में तो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी जैसी स्थिति उनकी थी। और सचिन पायलट को चूंकि उन्हीं के क्षेत्र में ही पार्टी ने आगे बढ़ाया, तो मैं अभी भी ये कहूंगा कि ये सारी गुटबाजी के लिए राहुल गांधी इन कंपनी, मतलब जो ऊपर आला कमान है सो कार्ड, उनकी अपनी मजबूरी है। ये ब्लैकमेल में अभी भी अशोक गहलोत की ब्लैकमेल नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा उनका है कि इनको बनाए रख करके दोनों से जो हमें फायदा मिल सकता है वो मिले। सचिन पायलट दबाव बनाए, कुछ और ऑब्जर्वर किसी तरह का दबाव बनाए पार्टी के लिए, जैसा अभी आपने भी बताया कि प्रचार सामग्री में क्या हो रहा है, उसको किसको टेका मिला नहीं मिला। पर्पज ये होता है कि जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो लोग इसके प्रभारी होते हैं उनसे कहा जाता है पार्टी के लिए पैसा तुमने इतना तो दिया नहीं, इतना क्यों नहीं आया, इतना क्यों नहीं आया। तो पार्टी की वसूली का काम तो प्रभारी करते हैं। और पूर्वी देखिए पानी, हाँ ये मैं कहूंगा कि अशोक गहलोत, चूंकि मैं राजस्थान को वर्षों से फॉलो करता रहा हूँ, पानी वहां का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इंदिरा नहर जिसको हम पहले कहा जाता था, वो लाना, बावड़ियों का जो योजना थी वो भी अशोक गहलोत ने, पुरानी बावड़ियों को फिर से वापस उनको जीवित किया जाए, कितनी चल रही है मैं नहीं जानता, मनु शर्मा जी शायद ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन ये सही है कि पानी के मुद्दे को अशोक गहलोत ने पार्टी और समाज की दृष्टि से भी उसको लगातार उस पर काम भी किया है। अब ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिनको मुख्यमंत्री के रूप में पेश करे, शेखावत को आगे रखा, गजेंद्र सिंह को, लेकिन वो जिस तरह से उन पर अब आरोप इस समय लगाना ताकि वो भी कटघरे में रहें, और सचिन पायलट अपने इस पूर्वी राजस्थान के लिए ये नहीं कर पाए। आप ये नहीं ध्यान दे रहे हैं कि एक तरह से ये भी आएगा कि सचिन पायलट इतने ताकतवर थे, उनके तो बड़े संपर्क हैं, वो क्यों नहीं उन्होंने जोर लगा करके ये करा लिया कि राज्य सरकार ने तो देखिए 1000 करोड़ दे दिया है। तो एक तीर से दोनों शिकार, अपनी पार्टी के दूसरे, उनको आज भी वो सचिन पायलट को किसी कीमत पर मुख्यमंत्री दोबारा बने, चाहे गहलोत छोड़ दे। पिछली बार भी अध्यक्ष पद पर क्यों लड़ाई हुई, अध्यक्ष पद वो जा सकते थे, लेकिन हुआ ये कि सचिन पायलट को तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम मुख्यमंत्री। अच्छा, गहलोत के जो विधायक है वो सचिन पायलट को नहीं करते तो सरकार ही गिर जाती। इस मजबूरी में, और मल्लिकार्जुन खड़गे को इसलिए बनाया कि पार्टी का अध्यक्ष यदि राज्यसभा का सभापति नेता होगा तो उसे केंद्रीय मंत्रिमंडल जो मंत्री पद जैसा जो सुविधाएं मिलती हैं वो पद मिलता है, वो पद अशोक गहलोत को तो मिल नहीं सकता था। अंदरूनी बात लोग नहीं समझते, लोग समझते हैं कि अशोक गहलोत ने बना कर दिया। भाई अशोक गहलोत पार्टी अध्यक्ष होते, लेकिन मुख्यमंत्री तो उनकी मर्जी का होता। वो सचिन पायलट को तो ये लड़ाई चुनाव में इसीलिए पार्टी को, जो इस समय जो सर्वे आ रहे हैं, हार इसलिए दिख रही है कि दोनों पार्टी एक तरह से एक पार्टी में रहते हुए दोनों अपना शक्ति परीक्षण आज भी कर रहे हैं।
सचिन पायलट के लिए भी अंतिम अवसर है, मुख्यमंत्री बने या पार्टी छोड़ के क्या करें, वो अपनी अलग पार्टी बना नहीं सकते, इतना पैसा उनके पास नहीं है। अशोक गहलोत पार्टी की फंड का इंतजाम करते रहे, चुनाव की जिम्मेदारी, जैसा मैंने कल भी कहा था अपने प्रोग्राम में, कमलनाथ पैसे का इंतजाम करते हैं इसलिए वो नेता है। अशोक गहलोत के जुम्मे पैसा करना है, हाईकमांड वसूली करता है छत्तीसगढ़ से, और यहाँ से केवल उनका काम है वसूली करना। यानी पिछली बार भी हम अगर भ्रष्टाचार के हम आरोप चुनाव व्यक्ति नहीं देख देखें पाए। सर, इन्हीं सीटों पर किरोड़ीलाल मीणा का हार जाना, हनुमान बेनीवाल का खड़ा होना, जीत जाना, और उसके बाद ये कह देना, बीच बीच में लगातार ये कहते रहना कि हम सचिन के साथ आ सकते हैं, और शायद इसी का खमियाजा अब अरविंद जी इस वक्त कांग्रेस कहीं ना कहीं पार्टी भुगतती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत या तो अकेले पढ़ते नजर आ रहे हैं या अकेले पड़ गए हैं, एकला चलो रहे। क्योंकि हरीश चौधरी भी नाराज नजर आ रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा वो कह रहे हैं कि दूसरे सबसे बड़े हैं, उप मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन वो भी बिल्कुल साइडलाइन। देखिए, पूर्वी नहर का मामला जो है ये सिर्फ कांग्रेस का झगड़ा नहीं है, ये झगड़ा फंसा हुआ है, इसमें बीजेपी भी उलझी हुई है। 17 से ये प्रोजेक्ट आके और अटका पड़ा है, तो ये पॉलिटिक्स असल में कई लेवल की है इस लेवल इसमें। और पिछली दफ़े कांग्रेस को ज़रूर फ़ायदा दोनों लेवल पे हुआ कि कांग्रेस ने बात आगे बढ़ाई, और उससे भी ज़्यादा सचिन पायलट ने काफ़ी इस इलाके में मेहनत की थी। और जो अगर सामाजिक कंपोजिशन देखेंगे तो जाट गुजर दोनों इस इलाके में उनका प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है, बल्कि ऐसी सीटें थी बीजेपी की, 83 सीट्स हैं जिस पे प्रभाव है, और 49 जो है कांग्रेस को इस पर इतना फायदा हुआ कि 49 कांग्रेस के पास आई थी। बल्कि भरतपुर जब बीजेपी का गढ़ माना जाता था, अभी तक भरतपुर पूरा साफ हो गया। तो इस तरह के रिजल्ट आरएलडी से हाथ मिला के एक कैंडिडेट जो जाट बहुल सीट था उस पर ये होशियारी की गई। तो पिछली बार चुनाव ज़्यादा होशियारी से लड़ाई हुई है, इस बार वो दरार पूरे 5 साल दिखती रही है, चुनाव में दिख रही है ऐसा नहीं है, 5 साल वो दरार दिखी है, और 5 साल में क्या क्या हुआ ये सब तमाशा सबने देखा है। लेकिन नहर का मसला अगर अभी उठ रहा है और नहर का इस चुनाव में एक मुद्दा बन रहा है, तो वो सिर्फ सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई का हिस्सा नहीं है, उसमें केंद्र सरकार भी शामिल है, और केंद्र सरकार में सभी शामिल है। मैं कहूँगा ये वसुंधरा का प्रोजेक्ट है, मध्य प्रदेश सरकार इसमें इन्वॉल्व है, सेंटर के जो टेक्निकल टीम है उनकी बीच बीच की जो भी जांच परख हुई है वो मसला है, 90% बजट का मसला है सबसे बड़ा, कि करीब 37-40 हज़ार करोड़ का खर्चा है। वो राजस्थान जैसा राज्य कहाँ से निकालेगा, कैसे निकालेगा, क्योंकि वो उसका बजट मेरे ख्याल से 2 लाख करोड़ के आसपास होता है। तो 2 लाख करोड़ के बजट वाली राज्य सरकार किस तरह से इतने पैसे का इंतजाम करेगी, वो मसला है। और मोदी जी जाके बोल आए हैं कि ये राष्ट्रीय प्रोजेक्ट डिक्लेयर होगा, लेकिन इसके बावजूद सब कुछ अटका पड़ा है। तो ये सिर्फ एक पार्टी के अंदर असर नहीं करेगा, मेरा यही कहना है कि ये अगर मसला बनता है चुनाव में तो ये दोनों पार्टियों को असर करेगा, और दोनों एक दूसरे को दोषी बताने का खेल शुरू कर चुके हैं। आज ये जो अब जो चुनाव में इस तरह से मसले को उछाला जा रहा है, ये उसी का हिस्सा है। और इसमें अगर गहलोत वर्सेस सचिन पायलट दिखाई दे रहा है तो उसमें कोई हर्जा नहीं है, वो दिखाई देगा। अल्टीमेट वोट सचिन पायलट और गहलोत पे नहीं मिलना है, वोट मिलना है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पे। तो उन पार्टियों का स्टैंड, उन पार्टियों को बनने के बारे में बनने वाला परसेप्शन मतदाताओं के मन में, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और ये देखना होगा कि क्या कांग्रेस इसको अपनी लड़ाई से ऊपर उठ के बीजेपी को बैकफुट पे ला पाती है कि नहीं, क्योंकि बीजेपी के मंत्री हैं जल संसाधन मंत्री अभी, और 5 साल में अगर सरकार इस प्रोजेक्ट को क्लियर नहीं कर पाई है और मध्य प्रदेश का बहाना अगर वो बना रही है, तो मध्य प्रदेश में भी उसकी सरकार रही है। तो इसलिए यही है कि ये पॉलिटिक्स कांग्रेस के अंदर रहती है या कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होती है, ये देखने की चीज होगी। ठीक है। और हिमांशु जी, इसका ईआरसीपी का इसका वायदा तो अशोक गहलोत ने पिछली बार भी किया था ना, मैं केंद्र से जो है इसको मंजूरी दिलवाऊंगा, पूरा करवाऊंगा। तो अब दोबारा ये कह देना ईआरसीपी जो है, क्योंकि जल संसाधन मंत्री जो है राजस्थान से आते हैं, वो नहीं कर पाए, प्रधानमंत्री के मन से कह देना देखिए घोषणा नहीं हो पाई, सेंट्रल प्रोजेक्ट नहीं बन पाया, और अब उन सीटों पर जो है पूर्वी राजस्थान में उन सीटों पर कहीं ना कहीं प्रभाव कम करने की कोशिश, क्या ये हो पाएगा डैमेज कंट्रोल? डैमेज कंट्रोल तो नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अभी देखो 17 से पड़ा है, 2017 से पड़ा है, और 5 साल में गहलोत कहने के बावजूद भी नहीं करवा पाए, तो अभी 2 महीने में क्या होने वाला? देखिए, मेरा सीधा सवाल है, क्योंकि अभी ये सियासी जंग,
अभी चुनाव है, तो भाजपा भी क्यों करेगी? नरेंद्र मोदी बोल के गए बराबर है कि इसको राष्ट्रीय योजना बना दूंगा मैं, मगर वो राह देखेंगे, हम चुनाव जीतेंगे फिर उसको बनाऊंगा मैं और फिर जल्दी जल्दी काम करूंगा। देखो ये तो होना है ना। तो जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस इसको कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, जैसे अरविंद मोहन जी ने बताया, अगर वो पब्लिक तक ले जा सके तो कहीं बात थोड़ी सी बने, वरना अंदरूनी झगड़े में कांग्रेस तो उसको गंवाना ही है। अभी तो सर्वेज आ रहे हैं, वो तो एकदम उल्टा बता रहे हैं। जो 83 सीटें थी ईस्टर्न राजस्थान की पहले, जिसमें से 49-50 कांग्रेस के पाले में आई थी और भाजपा के पास शायद 22 सीटें थी। मनोज जी ज्यादा बता पाएंगे इसके बारे में, मगर अभी जो सर्वेज आ रहे हैं वो तकरीबन उल्टा बता रहे हैं। क्योंकि वो जो जाट गुर्जर वोट जो है, वो वोट सचिन पायलट की वजह से कांग्रेस के पाले में गए। बिल्कुल। अगर सचिन पायलट और उसका ग्रुप निष्क्रिय होता है तो इसका एक ही परिणाम आ सकता है, और वो है कि सीधा सीधा भाजपा का जीतना। क्योंकि अशोक गहलोत कुछ भी करे, वो खुद अकेले जाके वहां प्रभाव नहीं गिरा सके और वो सीटों को कांग्रेस के नाम नहीं कर पाएगी। वो सीधी सीधी सियासत है। वहां पर जाट और गुर्जर के अंदर अशोक गहलोत का उतना नहीं चलता, वो सब जानते हैं। और अभी कांग्रेस के पास ऐसा कोई दूसरा नेता नहीं है कि जो वहां जाके वो सीटों को बराबर कर सके, अपनी तरफ रख सके। जाहिर सी बात है, इस चीज का डैमेज तो कहीं ना कहीं होगा ही, क्योंकि राजस्थान जिस तरीके से है, भले आप शेखावटी और मारवाड़ का ले लीजिए, अब जब तक आपके पास कोई जाट फेस जो है, जाटों को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं होगा, कोई गुजर फेस नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है वो उसको देख करके ही वोट जाता है। अकेले अशोक गहलोत के उस पर वोट पे नहीं है। जैसे सचिन पायलट को देख करके जो है वोट इकट्ठा हो गया था और वो जो है कांग्रेस का वोट इंटेक्ट हुआ था, तो ये वोट तो इफेक्ट करता ही है। इसको लेकर के क्या कहना है अशोक गहलोत का, एक बार सुनते। पार्टी ने तय किया है, कोर ग्रुप ने तय किया है, हम 13 जिले जो हैं वहाँ हम लोग बड़ी मीटिंग छोटी मीटिंग करेंगे, इनको एक्सपोज करेंगे। इस प्राइम मिनिस्टर के मुंह से सब निकल जाए, रिपोर्ट के अंदर मीडिया के बाद 13 जिले के नाम लिए गए। आप बताइए कि राष्ट्रीय परियोजना क्या होती है? 16 योजनाएं चलती है, 17वीं हो जाती है। 90-10 का रेशियो में पैसा मिलता राजस्थान को, योजना जल्दी पूरी होती है, सिंचाई भी होती, पानी की संकट कम होता। उसको रोड़े अटकाए गए 5 साल तक, क्योंकि हमने उस योजना को बंद नहीं किया। हम बंद करते हैं, वो बदनाम करता है। हमने तो कहा नहीं, पुरानी सरकारी योजना है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और अपडेटली एलोकेशन कर रहे हैं हम लोग, 14,000 करोड़ इस बार किया हम लोगों ने। उन्होंने रिफाइनरी बंद कर दी, मेट्रो बंद कर दी पीटी सरकार ने। हम ये काम नहीं करते। उसके बाद में भी जो रवैया है सरकार का, आप सोच सकते हो कि तो पिछले 5 साल से जिस सरकार के पास जिम्मेदारी थी, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार के पास जो जिम्मेदारी थी, ये कनाल का प्रोजेक्ट तो उसी समय तैयार हो गया था, डीपीआर भी बन गई थी, 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार भी हो गया था, केंद्र और राज्य सरकार का जो कंट्रीब्यूशन था वो भी तय हो गया था। लेकिन 5 साल तक ये उसके ऊपर बैठे रहे, क्योंकि इनको राजनीति करनी थी, इनको ये पैसा नहीं खर्च करना था, इनको ये काम ही नहीं करवाना था। और अब जिस तरह से ये करते हैं कि हम ओपीएस लेकर आ रहे हैं, ये ओपीएस के जो ब्रांड एम्बेसडर थी पोस्टर के ऊपर, मेरे ख्याल से राजकुमारी जैन, उन्हीं का वीडियो आ गया कि ये मेरी ही पेंशन नहीं दे रहे, ये ओपीएस क्या लाएंगे। ये जिस तरह से बड़े बड़े अपने नारे देते हैं कि हम बिजली माफ कर देंगे, वो बिजली आनी ही बंद हो गई, बिजली उत्पादन ही नहीं हो रहा। ये कह रहे हैं कि हम आपको गैस के सिलेंडर देंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी कम कर रहे हैं। तो ये बड़े बड़े घोषणा ही करते हैं, ये और कुछ नहीं करते इन्होंने। और 5 साल में करा ही क्या यहां पर, केवल घोषणा करो और भाग जाओ वहां से। चलिए अब बात कर लेते हैं, तो राज्यवर्धन राठौड़ थे, तो उन्हीं से ही शुरुआत कर लेते हैं। मनोज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। अब बात कर लेते हैं बीजेपी खेमे की, क्योंकि बड़े चेहरे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। राज्यवर्धन राठौड़ हैं, सतीश पुनिया, राजेंद्र राठौड़, दिया कुमारी को उतारना, लगभग राजसमंद से ला करके जो है जयपुर की तरफ जो है वो उनकी सीट देना, सेफेस्ट सीट कहीं ना कहीं बीजेपी के देना, ये बता देना ही काफ़ी था कि बीजेपी उनके ऊपर एक बड़ा दाव लगा रही है, उनको जो है पुश कर रही है। फिर उसके बाद चेहरा जो है वो हो सकती है वसुंधरा को दरकिनार करना, ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही थी।
अब ऐसे में अब भी किस तरीके से डैमेज कंट्रोल अंदर खाते चल रहा है वसुंधरा से, क्योंकि कोशिश ये चल रही है कि ये बड़े चेहरे असहज थे कहीं ना कहीं सीटों को लेकर के, जिन सीटों पर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं या फिर चुनाव जिनको इनको लड़ाया जा रहा है, उन सीटों पर वसुंधरा का प्रभाव खेल ना खराब कर दे। आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के अंदर आज भी जेपी नड्डा जो हैं दौरे पर हैं। अभी उदयपुर के अंदर उनकी बैठक हुई है और उदयपुर की बैठक में ही वसुंधरा राजे को भी साथ रखा गया है। यानी वहां जो डैमेज कंट्रोल की बैठक थी, उन तमाम नेताओं को बुलाया गया है जो कहीं ना कहीं विरोध कर रहे थे, उनसे सीधे जेपी नड्डा ने संवाद किया है। उस बैठक में वसुंधरा राजे को रखना तो एक सीधे तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश है कि इनसे बातचीत चल रही है अभी भी हमारी, और जो इनके कैंडिडेट्स हैं उनको आने वाली लिस्टों में कहीं ना कहीं शुमार किया जाएगा। राजस्थान के अंदर अगर जयपुर की बात करें, जयपुर के अंदर विद्याधर नगर की सीट जहां पर दिया कुमारी को उतारा गया है, वो बीजेपी की सेफ सीट है। वहां पर कोई भी दिया कुमारी को दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे पहले जो ये सीट थी जहां नरपत सिंह राजवी जो भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं उपराष्ट्रपति के, वो उनकी सीट थी जहां पर वो अभी भी वर्तमान में भी एमएलए हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। ऐसी सीट के ऊपर दिया कुमारी को लेकर के आना एक साफ तौर पर मैसेज है, कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के पैरेलल एक राज परिवार की दूसरी महिला को खड़ा करना। और पिछले जो यहाँ जयपुर के अंदर इवेंट्स हुए हैं, चाहे प्रधानमंत्री की सभा रही हो, बड़े कार्यक्रम रहे हों, उन सब में उनको तवज्जो दी गई है, दिया कुमारी को आगे रखा गया है। प्रधानमंत्री की सभा रही, उसमें उनका संबोधन होता है, मंच संचालन वो करती हैं। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश है कहीं ना कहीं। और राजस्थान के अंदर जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, उनको जोंटवाड़ा से उतारा गया है। जोंटवाड़ा जो सीट है सीधे तौर पर जाट बाहुल्य सीट भी मानी जाती है, साथ में राजपूतों का भी दबदबा है। ऐसी सीट पर उनको उतारा गया है राज्यवर्धन सिंह को। वहां सामने जो है लालचंद कटारिया, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, वो अभी वर्तमान के अंदर भी मंत्री हैं। लेकिन ऐसी सीटें जो इनको दी गई है सीधे तौर पर वहां पर जीत की गुंजाइश रहती है। एक मैसेज तो सीधे तौर पर यह है। दूसरा, आमेर से अगर बात करें सतीश पूनिया की, तो वो उनकी सेफ सीट है, लेकिन जो चुनावी अंतर था जीत का वो काफी कम था उनका भी। इसके कारण से वो अब की बार भी करने की कर रहे हैं। ऐसे ही राजेंद्र राठौड़ है, चूरू से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस बार जो अंदर खाने खबर निकल करके सामने आ रही है, वो चूरू से नहीं लड़ना चाहते हैं, वो तारानगर आना चाहते हैं या जयपुर शिफ्ट होना चाहते हैं। ये सब जो सेफ सीट लेने की जो बात आ रही है, वो कहीं ना कहीं बड़े दिग्गज जो हैं वो सेफ सीट चाह रहे हैं। तिजारा से उतारा गया है बाबा बालकनाथ को, वो सीट उनकी सेफ है, वो वहां से जीत करके आ सकते हैं सीधे तौर पर। क्योड़ीलाल मीणा को सवाई माधोपुर दिया गया है, सवाई माधोपुर से वो जीत करके आ सकते हैं, क्योंकि पहले भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी सीट और एक मास लीडर के रूप में जाना जाता है। बड़े चेहरों को सेफ सीट से उतार करके साफ तौर पर अभी तक के जो 7 सांसदों को टिकट दिया गया है, वो कहीं ना कहीं एक मैसेज देते हैं वसुंधरा राजे को भी कि अगर आप साथ नहीं दे रहे हैं तो भी हमारी दूसरी रणनीति है, उसके ऊपर पार्टी काम कर रही है और इन सब बड़े चेहरों को जिता करके लेकर के आएंगे। तो एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। जी सचिन। बिल्कुल। आलोक जी, आपसे शुरू करते हैं। यहाँ से जो है बड़े चेहरों पर, भले वो राजेंद्र राठौर हों, सतीश पुनिया हों, राज्यवर्धन राठौर हों, गजेंद्र शेखावत हों, अर्जुना मेघवाल हों, उन चेहरों पर थोड़ा सा असहज तरीके से जो है उन सीटों पर जहाँ पर तगड़ा मुकाबला है उन तक लेकर के फाइट जाना और वसुंधरा को भी एक संदेश देना। और उसके बाद जैसा कि अभी मनु जी ने बताया कि आज भी जेपी नड्डा का मौजूद रहना और आज भी वसुंधरा का उनके साथ होना, किस तरीके की स्ट्रेटजी, यानी कि एक तरफ तो संदेश भी दिया जा रहा है वसुंधरा को, पहले दिन से साफ दे दिया गया था, दूसरी तरफ डैमेज कंट्रोल भी। और जो पहली लिस्ट आई थी, हमने देखा था 41 वाली लिस्ट में, उसमें कम से कम 4 से 5 ऐसे हैं जिसमें वसुंधरा का प्रभाव था। उसमें वसुंधरा के जो विधायक थे उनका टिकट नहीं था। देखिए सचिन जी, जिसको हम बैकडोर डिप्लोमेसी कहते हैं, राजनीति में नहीं, राजनीति हट करके कूटनीति, इसी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि को हमेशा याद रखिए। माने हमें रखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग यदि उसको राजनीति को यदि समझना चाहते हैं, ये सही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो कहता ही है कि भाई हम तो कभी राजनीति में है नहीं, लेकिन हाँ, हमारे स्वयंसेवक जहाँ हैं हम उनको जहाँ मदद होती है करते हैं। उस दृष्टि से दिया कुमारी जी को पिछले कुछ 2-4 वर्षों से लगातार संघ ने आगे बढ़ने के लिए एक तरह से बैकडोर बातचीत भी की है। और वसुंधरा का विकल्प जब पिछली बार से ही मोदी जी का स्पष्ट, मैंने 2018 से ही स्पष्ट था, अब वसुंधरा जी के विकल्प को लिए तैयारी शुरू कर दी गई थी। और इसलिए दिया कुमारी हो, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो, एक कटारिया होते थे जो देखो उनको तो राज्यपाल बना दिया गया। और इस दृष्टि से कोई विकल्प के रूप में सतीश पूनिया जी को समय पहले चूंकि अध्यक्ष बनाया गया, उनको लेकर के भी कुछ नाराजगी है। लेकिन बैलेंस जिसको कह सकते हैं, जातिगत समीकरण यदि देखें या
एक दूसरे के अलग अलग क्षेत्रों में, जिन खेमों में जिनका जिनका जिस क्षेत्र में प्रभाव है, जो मध्य प्रदेश में किया। तो ये एक चक्रव्यूह की तरह से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। यहाँ पर वो कार्ड नहीं है, खाली जाति नहीं कार्ड होता। स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी किसको समर्थन करता है, वो किसको सही मानता है, किसके चरित्र को लेकर, किसके भ्रष्टाचार को लेकर के उनकी क्या फीलिंग्स है, और उससे उनके कार्यकर्ता कैसा समर्थन करेंगे, इस दृष्टि से। इसीलिए विकल्प अभी नहीं। लेकिन वसुंधरा जी को भी संकेत, पहले वसुंधरा जी से थोड़ा संघ नाराज था, लेकिन बाद में वसुंधरा जी ने भी कुछ, जिसको कह सकते हैं कि अपना राजमाता जी का अपनी माँ के हिसाब से भी ये विद्रोह न करें, जो वहां भारती ने जैसा किया था। उन्हें समझ में भी आया कि पार्टी में विद्रोह करके वो 10, 5, 15 विधायकों को इधर उधर कर नहीं, जब मुलाकातों का दौर जारी था, वो उनकी हसबोले जी से मुलाकात भी हुई थी, संघ के लगातार टच में थी। उसके बाद हमने देखा है कि जब दिल्ली में बैठक हुई, उन्हें फिर बुलाया भी गया था, जो टिकट वितरण से पहले की बैठक थी, उसमें वो लगातार मेरे ख्याल से कहना कि संघ के टच में थी। संघ से मुलाकात उनकी मेरे ख्याल से 2 हुई है जी। इसीलिए उसका फायदा अब एक तरह से पार्टी को भी हो रहा है कि उनको शांत। अब ये ठीक है कि टिकट न मिलने पर उनके जो समर्थक है, यदि कुछ लोग विद्रोह करें, ये अभी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। मधु जी शायद ज्यादा अच्छा बता पाएंगे कि कौन ऐसे क्षेत्र हैं जिससे कि, और उससे क्या भारतीय जनता पार्टी बहुमत लाने में कितनी दिक्कत आएगी, या वो विद्रोह करके खड़े भी हों और वापस पार्टी में आ जाएं। वो जैसा कल्याण सिंह जी के खेमे ने कभी उत्तर प्रदेश में किया, कभी और लोगों ने भी किया, मध्य प्रदेश में भी हुआ। तो ऐसा होता है कि उसके बाद यदि उन्हें लगा कि इस क्षेत्र में भाजपा से ज्यादा नाराजगी है या उनसे नाराजगी रही है, तो वो जीत के आ जाए और बाद में फिर कहें अरे हम तो घर वापसी हो गई हमारी। तो ये भी एक रणनीति का हिस्सा मैं मानूंगा। लेकिन हाँ, वसुंधरा जी अलग पार्टी बनाएंगी, ऐसे संकेत अभी तक, जैसा अभी बताया गया, जेपी नड्डा जी के साथ वो वहां पर हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो अलग पार्टी बनाने की तैयारी यदि होती तो ऐसा संभव नहीं होता। और दूसरा एक और बात अरविंद जी, ये लगातार खेमों में चलती रही ना इस बार के चुनाव में, कि पहले एक दूसरे को बिल्कुल एक आंख ना भाते हों, लेकिन इस बार अशोक गहलोत और वसुंधरा जी के बीच में कुछ चुनावी सेटिंग या कुछ ऐसा कुछ है जो जिसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी डर रही है। देखिए, अब ये ब्रांडिंग अंदर से तो दिखाई कई दफ़े दिखती रही है। सचिन और गहलोत की लड़ाई के वक्त भी वसुंधरा के लोगों ने कहीं ना कहीं उनको साथ दिया। फिर इस लड़ाई में भी ये दिखाई देता है, विपक्ष भी अपना चुन लें, ये कोशिश दोनों कर रहे हैं कि पक्ष तो अपना जो है सो है ही, विपक्ष भी चुन लें। लेकिन मसला इतना हल्का होता नहीं है पॉलिटिक्स में। जब आमने सामने आप हों तो आदर करना और एक दूसरे को एडजस्ट करना, ये तो ठीक है, ये रहता है। लेकिन एक सीमा के बाद उसमें किसी किस्म की मदद नहीं दी जा सकती। तो ये मदद, अब ये उम्मीद करना कि अब गहलोत इस पोजीशन में हो कि वो वसुंधरा को भी कोई मदद कर दें, अब ये चुनाव डिक्लेयर होने के बाद इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब ये बीजेपी को ही असल में संभालना है कि वो वसुंधरा राजे को लेके क्या कर। जिन लोगों को टिकट दिया गया है और जिन कंस्टिट्यूंसीज का चुनाव किया गया है वो बहुत मजबूत कंस्टिट्यूंसीज है। बल्कि मेरा तो मानना है कि इस बार राजस्थान पूरा ही बीजेपी के लिए काफ़ी फेवरेबल है, काफ़ी मजबूत है। असली चीज़ ये है कि बीजेपी उसको कैसे जीत पाती है या नहीं जीत पाती है। और जीतने की जो स्थिति दिख रही है अभी, कि जो कैंडिडेट उतारे गए हैं उसमें कई कैंडिडेट्स को लोगों ने घुसने नहीं दिया अपने यहाँ। अब ये सिर्फ वसुंधरा राजे का काम हो या कहीं से वो डोरी खींच रही हो, ये मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये इस तरह की पॉलिटिक्स जो हो रही है कि ऊपर से पैरा ट्रूप वाले कैंडिडेट उतारे जाएं, ये उस पर भी आम लोगों की नाराज़गी है, वह काम कार्यकर्ता की नाराज़गी है। इसको नोटिस करना चाहिए। और हमने पड़ोस के दोनों राज्यों में ये देख लिया। कल रमन सिंह के नॉमिनेशन के वक्त अमित शाह मौजूद थे, जो वही रमन सिंह जिनको इस बीच 5 साल कोई पूछने वाला नहीं था, लीडर बनाने से लेके अध्यक्ष बनाने। मैं आ रहा हूँ क्योंकि मैं लेकर के आया हूँ, छत्तीसगढ़ भी लेकर के आया हूँ उसको। उनके नॉमिनेशन में अमित शाह गए, शिवराज सिंह को चौथे लिस्ट में एडजस्ट करना पड़ा। और अब ये बोला जाने लगा है कई कोनों से कि चीफ मिनिस्टर वो हैं और चीफ मिनिस्टर के दावेदार हैं। तो ये नरमी वसुंधरा की ताकत आजमाने के बाद भी उनके बारे में क्यों नहीं ली जा रही है। और अगर सिनेरियो असल में दूसरी तरफ देखना चाहिए कि अगर सचमुच वसुंधरा खिलाफ करने लगें चुनाव के समय, तब क्या होगा। इतना बढ़िया माहौल जो अभी राजस्थान में दिख रहा है,
हर सीट पे हम गिन रहे हैं कि बीजेपी बहुत मजबूत हो गई है और अभी जो डिक्लेयर हुए हैं ये सीटें तो बीजेपी के लिए वॉकओवर हैं। क्या वसुंधरा के विरोध के बाद भी ये वॉकओवर बचेंगे या नहीं बचेंगे? वसुंधरा खेल बनाना अगर मान लीजिए उनका नहीं बन रहा है, वो बिगाड़ने पर उतर जाएं, ये ताकत अगर हो उनके पास, तब बीजेपी लीडरशिप क्या करेगा ये देखना चाहिए। उनको दबाने की, उनको किनारे करने की कोशिश तो बीजेपी कर रही है अभी तक, लेकिन इस कोशिश में कैंडिडेट डिक्लेयर करने तक में अगर चीज़ें संभल नहीं रही हैं तो मुझे लगता है कि मामला सीरियस है। फिर बीजेपी लीडरशिप को भी दोबारा सोचना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं उसमें क्या कोई कोर्स करेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। नहीं, जाहिर सी बात है, वरना क्योंकि आपने कहा कि ठीक है एज है, उस एज को कितना बरकरार रखती है, कितना भेजती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब इसी के ऊपर जो है हिमांशु जी मैं आपका कमेंट नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं दूसरी स्टोरी का रुख कर रहा हूँ और उस स्टोरी के ऊपर आपसे ही शुरू करूँगा, कमेंट लूँगा, और वो दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़। मनु जी आप हमारे साथ जुड़े राजस्थान से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।